गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सभी मेरे विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आज हम कक्षा 10 क्लास 10th सोशल साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 14 के ऊपर हम कुछ डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपको जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और उम्मीद करता हूं कि वो वाला वीडियो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। वहां पर हमने दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी और एक एग्जांपल के द्वारा मैंने आपको उसके सामने समझाया था। आज फिर उस वीडियो के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि जैसे हम सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर चर्चा करते हैं सेम वैसे ही क्यों ना हम राष्ट्रीय आय के ऊपर चर्चा करें। मैंने वहां पर भी आपको राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन भी दी थी और उसका मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था। आज हम अपना कंप्लीट टॉपिक राष्ट्रीय आय के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि इस टॉपिक के द्वारा जो हमारा 14 चैप्टर है उसमें जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ईयरली एग्जाम की बात करें, अगर वार्षिक परीक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 वर्ड के 3 क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ड के 3% पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में बहुत मोस्ट माने जाते हैं। तो मैं अरविंद जारवाल आइडियल एकेडमी स्कूल खैरतल की ओर से आज आपको मैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को ध्यान से देखोगे क्योंकि कुछ नया कुछ न्यू, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थशास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट है ये थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है हमारे एसएसटी के अंदर, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्यों ना हम आपको उसको बोर्ड के द्वारा एक डायग्रामिक रूप में आपको समझाने का प्रयास करें। तो दोस्तों देखें कि सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ फिर मैं नेशनल इनकम पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, क्या है राष्ट्रीय आय? चलो इस पर मैं आपको पहले कुछ बेसिक नॉलेज दे देता हूं। राष्ट्रीय आय के बारे में देश में कभी भी चर्चा नहीं हुई थी। आजादी से पहले तो कभी चर्चा की ही नहीं गई थी क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर या कहते हैं औपनिवेशिक शासनकाल के समय नेशनल इनकम को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। इसके बाद पहली बार देश में राष्ट्रीय आय के बारे में आजादी से पहले देश के अंदर दादा भाई नौरोजी एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया था कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, वो थी 1868 में, सन 1868 में। तो हम लिख सकते हैं ये था स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय के बारे में पहली बार सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी डेफिनेशन दी थी। इसके बाद फिंडले सिराज हो गया, ये एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके बाद राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा की या उसके डाटा प्रेजेंट किए। लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्योंकि पूछी जाती है। किसी भी देश में देश की वित्तीय अवधि मतलब 1 वर्ष जो उस देश का फाइनेंशियल पीरियड होता है उसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के अंतिम योग को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। इसका जो सूत्र है, जो इसका एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देते हैं, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों वो मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं। मैं फिर रिवीजन कहते हैं कि एक रिवीजन के तौर पे, रिवाइज के तौर में आपको समझने का प्रयास करूंगा कि W प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहां पर W मैं आपको बता चुका हूं, ये वेजेज है जिसको हम मजदूरी बोलते हैं, ये निवेश है जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम सरकारी खर्च बोलते हैं, सरकारी खर्च, और X माइनस M जिसको हम आयात और निर्यात बोलते हैं और इसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं शुद्ध निर्यात, शुद्ध निर्यात। ये राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला है। लेकिन बहुत सी जगह आपको जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और बता देता हूं कि राष्ट्रीय आय को हम NNP-FC के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय आय को हम NNP-FC के नाम से भी जानते हैं। NNP-FC मीन्स होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फॉर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देश के अंदर शुद्ध राष्ट्रीय जो आय होती है उसे हम NNP-FC के नाम से जानते हैं। लेकिन आपको इस पे ज़्यादा ध्यान ना देना क्योंकि आपको सिंपल 10th क्लास का जो फॉर्मूला लिखना है आपको वही फॉर्मूला लेना है। अगर आपको फॉर्मूले के अंदर थोड़ा चेंज करना पड़े राष्ट्रीय आय को तो इसको तो ऑब्लिक कर सकते हो आप, और आप यहाँ पर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस NFI है। ये फॉर्मूला
हमारा राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला बन सकता है। तो दो फॉर्मूलों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। चलो तो दोस्तों, ये जो हमारा जो छोटा सा टॉपिक था ये तो हमारा क्लियर हुआ, लेकिन हमारी बुक के अंदर, हमारी किताब के अंदर एक छोटा टॉपिक और है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके पास मैं आपको लेके चलता हूं कि स्वतंत्रता के पश्चात, जब आजादी के बाद, ये तो आजादी से पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी डेफिनेशन दे दी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए और उन्होंने पहली बार 1868 में नेशनल इनकम के बारे में बता दिया। लेकिन आजादी के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात पीसी महलनोबिस इन्होंने राष्ट्रीय आय के डाटा प्रेजेंट किए। याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि आजादी के बाद पहली बार देश में नेशनल इनकम के बारे में किस व्यक्ति ने बताया, किस व्यक्ति ने अपने डाटा प्रेजेंट किए, तो उसका नाम आएगा पीसी महलनोबिस। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। और इन्होंने अपने डाटा दिए थे सन 1949 के अंदर। 1949 में पीसी महलनोबिस ने नेशनल इनकम के बारे में डाटा प्रेजेंट किए थे। चलो, ये क्वेश्चन मेरा क्लियर होता है। लेकिन इसके बाद एक रिपोर्ट आती है कि ये जो डाटा दिए थे इसकी पहली रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी। नेशनल इनकम के बारे में पहली रिपोर्ट दी थी सन 1951 में, 1951 में पीसी महलनोबिस द्वारा पहली बार रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। और इसकी जो अंतिम रिपोर्ट थी वो दी थी 1955 में। तो याद रखना, पीसी महलनोबिस ने अपनी पहली रिपोर्ट सन 1951 में प्रेजेंट की थी और अपनी अंतिम जो रिपोर्ट थी वो की थी सन 1955 में, 1955 में। इसके बाद देश में एक संस्था बन गई, एक संगठन बन गया जो कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा बना दिया गया, जिसके द्वारा देश में नेशनल इनकम के बाद में जो डाटा दिए जाएंगे, जो नेशनल इनकम के बारे में जो जानकारी दी जाएगी, वो जानकारी देगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1955 जब ये अंतिम डाटा जो प्रेजेंट किए थे, तो इसके बाद 1955 में भारत सरकार द्वारा एक संगठन बना दिया गया जिसका नाम दे दिया गया CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो जानकारी मैंने आपको दी इस चैप्टर के अंदर, स्टार्टिंग का जो हमारा चैप्टर है वहां से जो प्रश्न आता है, एक तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूछी जाती है, उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, इसको NNPFC के नाम से भी जाना जाता है, या आप इसको यहां पर लिख सकते हो नेशनल इनकम का दूसरा फॉर्मूला। ये सभी जो बातें हैं इसको हम GDP बोलते हैं, और इसमें आप NFI जोड़ दोगे तो ये नेशनल इनकम बन जाएगी। आप इस इतनी बड़ी रामायण को ना लिखकर आप इस शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इसके बाद नेशनल इनकम के बारे में पहली बार तो दादा भाई नौरोजी ने डाटा दिए थे, इसके बाद दिए थे पीसी महलनोबिस ने दिए थे जो 1949 में दिए थे। ठीक है, इन डाटाज का प्रेजेंटेशन सबसे पहले किया था, रिपोर्ट दी थी 1951 के अंदर और अंतिम रिपोर्ट 1955 में दी गई थी। इसके बाद एक संगठन बना दिया गया भारत सरकार द्वारा जिसका नाम रखा गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSSO के नाम से जानते हैं, जिसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। चलो, मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि जैसे मैं GDP आपको पढ़ाऊंगा और नेशनल इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। क्योंकि पर कैपिटा इनकम के बारे में जो सूत्र है, जो इसका फॉर्मूला है, वो पूछा जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सर ने तो वादा कर दिया लेकिन सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है, तो क्यों ना हम उसको पूरा क्लियर कर देते हैं। तो पर कैपिटा इनकम, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है, इसको हम PCI के नाम से जानते हैं। पर कैपिटा इनकम होती क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, क्योंकि आधे से बच्चों को अभी 9th क्लास में आपने पढ़ा था, आपके गुरुओं ने बहुत अच्छा आपको पढ़ाया होगा, बहुत अच्छी नॉलेज दी होगी, तो हम उस नॉलेज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सीनियर क्लास की ओर लेके चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय के बारे में नॉर्मल सी बात है, एक व्यक्ति की आय, सिंपल सी बात है। लेकिन पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति की आय हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉरी दोस्तों, PCI बराबर पूरे देश की टोटल कुल राष्ट्रीय आय में यदि हम उस देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दें, ठीक है, तो क्या निकल जाती है, उस कंट्री की टोटल पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। तो डेफिनेशन बन जाती है किसी देश की कुल जनसंख्या
किसी देश की कुल जनसंख्या में यदि हम उस देश में रहने वाली जो टोटल जो नेशनल इनकम है, आय है, यदि उसका हम भाग दे दें तो उस देश की जो टोटल इनकम निकलती है वो निकलती है हमारी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका एक छोटा सा परिवार है, आपका एक परिवार है और आपके परिवार में टोटल 4 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं। और आपकी इस फैमिली की टोटल इनकम सपोज करो कितनी है? 1000 रुपीज़ है। कितनी है? 1000 रुपीज़। 1000 रुपये आपका फैमिली कमाता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी फैमिली टोटल 10,000 रुपीज़ कमाती है। ठीक है, अब सोचो कि आपकी फैमिली की पर कैपिटा इनकम को निकलवाना बोलो कि आपकी फैमिली की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, तो आपको करना क्या है? आपको पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपको 10,000 अपॉन 4 कर देना है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, सभी की जो इनकम आएगी वो लगभग कितने आ जाएगा? 2,500 रुपये आ जाएगा, 2,500 रुपये आ जाएगी। ठीक है, और 2,500 रुपये जब आपकी इनकम आएगी तो ये इनकम कहलाती है पर कैपिटा इनकम। तो इतनी बड़ी रामायण आपको नहीं देखनी, इतनी बड़ी बातें आपको नहीं सीखनी, बस आपको एक ही चीज़ सीखनी है, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप जब 11वीं क्लास में जाओगे, जब आप कॉमर्स सब्जेक्ट लोगे और वहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब आप इन चीज़ों के बारे में चर्चा करोगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन बताई, उसका फॉर्मूला बताया। पहली बार उसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया था आज़ादी से पहले 1868 में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन बनता है वो उसकी डेफिनेशन बनती है। तीसरा प्रश्न बनता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद देश में राष्ट्रीय आय के बारे में किस व्यक्ति ने चर्चा की? वो थी पीसी महलनोबिस, जिन्होंने 1949 में 1949 में इसके ऊपर चर्चा की थी। इसके बाद रिपोर्ट पहली बार किसने प्रेजेंट की? 1951 में। इसके द्वारा जो नेशनल इनकम के डाटा दिए गए थे वो रिपोर्ट 1951 में प्रेजेंट की गई थी। अंतिम रिपोर्ट 1955 में दी गई। इसके बाद भारत सरकार ने एक अलग से संगठन बना दिया जो हर बार देश की राष्ट्रीय के बारे में क्या करेगा? चर्चा करेगा, और उसका नाम रख दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, जिसको 1955 में बनाया गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होता है। हम आपको अगले वीडियो में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपका जो चैप्टर है 14 चैप्टर, इसको हम रेगुलर रखेंगे। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो देश में सेक्टर्स डिवाइड कर रखी हैं, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्टियरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, जहां पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। थैंक यू।